प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम जनमन महा अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। वैश्विक हित के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर बातचीत की। नीति आयोग ने कहा, पिछले 9 वर्ष में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले फास्टैग इस महीने की 31 तारीख के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और सेंसेक्स 73,000 से अधिक और निफ्टी 22,000 से अधिक पर बंद हुआ। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के 10 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मोदी ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अति पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने अत्यधिक पिछड़ी जनजाति समुदायों के लगभग 30,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है और ऐसे लाभार्थियों के 40,000 बैंक खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जनजातीय समुदायों को पक्के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और मकानों में बिजली, गैस कनेक्शन, पानी की पाइप और शौचालय की सुविधा होगी। उन्होंने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए 1000 केंद्र बनाने की योजना के बारे में भी बताया। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने 2005-06 से लेकर भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की। इसके अंतर्गत विभिन्न आयामों में गरीबी की दर कम होने के बारे में अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में गरीबी 29% से अधिक घटकर लगभग 11% रह गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के लगभग 6 करोड़ लोग पिछले 9 वर्ष में गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि लगभग 8 से 9 वर्ष में गरीबी में 50% की कमी लाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसका असर भारत के सतत विकास के लक्ष्यों में भी दिखेगा। प्रधानमंत्री ने देश की इस उपलब्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट काफी उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार समृद्ध भविष्य के लिए समग्र विकास की दिशा में काम करना जारी रखेगी। वैध शेष राशि वाले ऐसे फास्टैग जिनके लिए केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, उन्हें 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा या काली सूची में डाल दिया जाएगा। ये निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के उल्लंघन, एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग जारी करने और बिना केवाईसी वाले फास्टैग के संबंध में हाल की खबरों के बाद आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन, एक फास्टैग का पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या किसी विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ने पर रोक लगाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्टैग का भी पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ता किसी भी सहायता के लिए निकटतम टोल प्लाजा से संपर्क कर सकते हैं या जारीकर्ता बैंकों के टोल फ्री ग्राहक सेवा से जानकारी ले सकते हैं। समाचार कक्ष से अंकुर सिंह। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विशेष और महत्वपूर्ण भागीदारी के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई। भविष्य के प्रयासों के लिए रूपरेखा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के बारे में आज विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बदरपाश से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। सम्मेलन का इस बार का विषय है भरोसा पुनः स्थापित करना, नई प्रौद्योगिकियों के जरिए अवसरों की तलाश करना, निर्णय लेना और वैश्विक भागीदारी में इनके असर पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरे, आर्थिक मुद्दे, भू राजनीतिक विखंडन के बीच सहयोग और विश्व में अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के विरुद्ध आज सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। श्री नार्वेकर ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना गुट बताया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश और शिंदे गुट के विधायकों की विधानसभा में उपस्थिति पर रोक लगाने की भी मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी चुनाव के बाद स्थिति का आकलन करने के बाद किसी दल से जुड़ने का निर्णय लेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के जिलों के निवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। कठोर जलवायु परिस्थितियों और भौगोलिक क्षेत्रों के बावजूद भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी वैन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। एक रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत राज्य की 2108 में से 1400 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जा चुके हैं और हजारों लाभार्थियों को सरकार की कई बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराए जा चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता प्राप्त करने और कई ऑन स्पॉट सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने का एक बड़ा आसान जरिया बन गया है और इसी के चलते इस अभियान को लोगों ने काफी सराहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलियो दुकू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एक लाभार्थी हैं, जिन्हें इस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के ताराजुली में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्त गैस कनेक्शन ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। मेरा नाम जोलियो दुकू है। हम गैस एजेंसी से फ्री मिला है। पहले तो हम इतना कष्टों से पहाड़ जाकर लकड़ी बुकाता जलाता, अभी तो नरेंद्र मोदी क्या बोलेगा ना, सब उन्होंने मुफ्ता दिया है, अभी तो आगे ही नहीं जलाता है, गैस चला रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। देश विदेश के राम भक्तों की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई है और कल श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन विधि विधान से प्रारंभ हो जाएगा, जो 21 जनवरी तक चलेगा और फिर 22 जनवरी को विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 12:20 से शुरू होगा और 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही सभी ट्रस्टी और 150 से अधिक परंपराओं, पंथों, संप्रदायों के संत, धर्माचार्य और विभिन्न क्षेत्र के अति विशिष्ट महानुभाव शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना दिवस परेड आज पहली बार लखनऊ में आयोजित की गई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया और शौर्य तथा बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जनरल पांडेय ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकसित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना किसी भी तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मार्शल आर्ट, युद्ध प्रदर्शन और फ्लाईपास्ट के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन किया गया। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 759 अंक उछलकर 73,328 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 203 अंक चढ़कर 22,097 पर पहुंच गया। फसल कटाई के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इन त्योहारों पर शुभकामनाएं दी हैं। जकार्ता में आज योगेश सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। श्रेयसी, मनीषा कीर और भव्या त्रिपाठी ने टीम वर्ग में रजत पदक जीता। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डीप फेक जैसे साइबर अपराधों से निजता उल्लंघन के निवारक उपाय विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर बातचीत की। नीति आयोग ने कहा, पिछले 9 वर्ष में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले फास्टैग इस महीने की 31 तारीख के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और सेंसेक्स 73,000 से अधिक और निफ्टी 22,000 से अधिक पर बंद हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।